कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि पावर रेंजर्स नाम का एक योद्धाओं का समूह पृथ्वी पर भेजा गया था ताकि वे बेहद शक्तिशाली जियो क्रिस्टल्स की रक्षा कर सके। लेकिन उनमें से ही एक ग्रीन रेंजर रीता रपल्सा ने अपने ही साथियों के साथ धोखा कर दिया, क्योंकि वो खुद इन क्रिस्टल्स की शक्ति हासिल करना चाहती थी। एक एक करके बाकी सभी रेंजर्स हारने लगे, लेकिन रेड रेंजर जॉर्डन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जियो क्रिस्टल को बचा लिया। उसने पावर रेंजर्स की ताकत और जियो क्रिस्टल को पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में छिपा दिया ताकि भविष्य में कोई नए रक्षक उन्हें खोज सके। कुछ ही सेकंड बाद रीता अपने पुराने साथी के सामने आती है और उससे पूछती है कि जियो क्रिस्टल कहाँ छिपाया गया है, लेकिन जॉर्डन उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद वो अपने रोबोट सहायक अल्फा 5 को आदेश देता है कि वो ग्रह पर एक विशाल उल्का गिरा दे। वो बेहद खतरनाक उल्का रीता के स्टाफ को चकनाचूर कर देता है और उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। इसी घटना के साथ जॉर्डन और पृथ्वी पर कभी रहने वाले डायनासोर भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जियो क्रिस्टल लाखों सालों तक सुरक्षित रहता है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। जेसन स्कॉट नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ हाई स्कूल में एक शरारत कर रहा होता है। वो स्कूल के लॉकर रूम में एक जिंदा बैल छोड़ देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस को बुला लिया जाता है और वे जेसन को उसके पिता के ट्रक में भागते हुए देख लेते हैं। भागते समय वह दूसरी कार से टकरा जाता है। अच्छी बात यह होती है कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगती, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से उसे पूरे साल के लिए हाउस अरेस्ट और डिटेंशन की सजा दे दी जाती है। अगले दिन स्कूल में उसकी मुलाकात किम्बरली हार्ट से होती है, जो एक चीयरलीडर है और जिसे जेसन चुपके से पसंद करता है। उसी समय हमें बिली क्रैंस्टन भी दिखाई देता है, जो एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, लेकिन कॉल्ट नाम का एक छात्र उसे परेशान करता रहता है। जेसन कॉल्ट का सामना करता है और उससे कहता है कि अगर उसे किसी से लड़ना है तो उससे लड़कर देखे। जैसे ही कॉल्ट हमला करने की कोशिश करता है, जेसन आसानी से उसका वार बचा लेता है और उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। वो उसे चेतावनी देता है कि बिना वजह किसी को परेशान न करे। यह देखकर बिली और किम्बरली दोनों जेसन से काफी प्रभावित हो जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जेसन स्कूल से निकल रहा होता है, तभी बिली उससे बाहर मिलता है। बिली उसे धन्यवाद देता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ थोड़ी देर घूमना चाहेगा, लेकिन जेसन मना कर देता है और उसे अपना इलेक्ट्रॉनिक एंकल ब्रेसलेट दिखाता है जो पुलिस ने उस पर लगाया हुआ है। बिली एक सौदा प्रस्तावित करता है। वह कहता है कि वह उस ब्रेसलेट को डिसेबल कर सकता है, लेकिन बदले में जेसन को उसे शहर की माइंस तक ले जाना होगा। बदले में जेसन बिली की कार लेकर पूरी रात ड्राइव कर सकता है। जेसन इस बात के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों बिली के घर पहुंचते हैं। बिली अपने कंप्यूटर की मदद से कुछ ही सेकंड में उस ब्रेसलेट को रीप्रोग्राम कर देता है। अब जेसन आजाद हो चुका होता है। अपना वादा निभाने के लिए वह बिली को माइंस तक ले जाता है। माइन के अंदर बिली जेसन से थोड़ी मदद मांगता है, लेकिन जेसन कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है और अब वह कार लेकर ड्राइव पर जाने वाला है। हालांकि जब वह कार की तरफ वापस जा रहा होता है तो उसे बिली के लिए थोड़ा बुरा महसूस होता है और वो वापस उसकी मदद करने का फैसला करता है। उसी समय वह देखता है कि किम्बरली पहाड़ के पास एक नदी में छलांग लगा देती है। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आती तो जेसन को लगता है कि शायद वह डूब गई है। वो उसे बचाने के लिए नदी की ओर दौड़ता है, लेकिन तभी किम्बरली पानी से बाहर आ जाती है और जेसन को वहां देखकर हैरान हो जाती है। उधर माइन के अंदर बिली ने एक छोटा सा एक्सप्लोसिव लगा दिया था। जैसे ही वो फटता है, माइन की दीवारें तेजी से गिरने लगती हैं। धमाके की आवाज सुनकर जेसन और किम्बरली माइन की ओर भागते हैं और देखते हैं कि बिली बच गया है। थोड़ी ही देर बाद ट्रिनी क्वान और जैक टेलर, जो पास से गुजर रहे थे, भी शोर सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। वे सभी एक बड़े पत्थर के आसपास इकट्ठा होते हैं जिसमें 5 सिक्के जड़े हुए होते हैं। जैक बिली का हथौड़ा लेकर उन सिक्कों को निकाल लेता है। हर सिक्के से अलग अलग रंग की रोशनी निकल रही होती है। अचानक उन्हें पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जेसन सबको कार की तरफ भागने के लिए कहता है। बिली तेज गति से कार चलाता है। भागते हुए वे एक मैदान की तरफ पहुंचते हैं जहां सामने से एक ट्रेन आ रही होती है। जेसन कहता है कि अगर वे समय रहते रेलवे ट्रैक पार कर ले तो पुलिस से बच सकते हैं, लेकिन उनकी कार इतनी तेज नहीं होती और ट्रेन सीधे उनकी कार से टकरा जाती है। उसी समय समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। उनके जाल में कोई अजीब चीज फंस जाती है। जब वे उसे बाहर निकालते हैं तो उन्हें एक इंसान जैसा शरीर दिखाई देता है जो कई सालों से मरा हुआ लगता है। नाविक समझ नहीं पाते कि वह क्या है, इसलिए वे उसे पुलिस को सौंपने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब वे शहर के बंदरगाह पर पहुंचते हैं और उस शरीर को फिर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वास्तव में जिंदा है। वो और कोई नहीं बल्कि रीता होती है। वह जागते ही पूरे क्रू को मार डालती है। इधर जेसन, बिली और किम्बरली अपने अपने कमरों में जागते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ट्रेन दुर्घटना के बाद वे कैसे बच गए। उनके शरीर पर एक भी चोट नहीं होती और उनके पास वही रहस्यमय सिक्के भी मौजूद होते हैं। इसका मतलब था कि जो कुछ हुआ था वो सच था। जब बिली स्कूल जाता है तो कॉल्ट फिर से उसे परेशान करने की कोशिश करता है। वह बिली का हाथ मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हिला भी नहीं पाता। फिर वह बिली को हेडबट करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही बेहोश हो जाता है। इस घटना के बाद बिली अचानक स्कूल में थोड़ा लोकप्रिय हो जाता है। बाद में किम्बरली और जेसन
बिली को अलग बुलाते हैं और तीनों अपने अपने रेड, ब्लू और पिंक कॉइन्स दिखाते हैं। जेसन बताता है कि इन सिक्कों में शायद कोई जादुई शक्ति है। सच जानने के लिए वे तीनों फिर से माइन में लौटते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात जैक और त्रिनी से होती है। उनके पास भी सिक्के होते हैं, ब्लैक और येलो कॉइन्स, और उन्हें भी अलौकिक शक्तियां मिल चुकी होती है। अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए वे आसानी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। बाकी लोग भी उनका पीछा करते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। जैक एक परीक्षण के रूप में एक पहाड़ की चोटी से दूसरी चोटी पर गहरी खाई के ऊपर छलांग लगाता है। यह देखकर जेसन, किम्बर्ली और त्रिनी भी छलांग लगाते हैं और सफल हो जाते हैं। लेकिन जब बिली कूदने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा चूक जाता है और चट्टान के किनारे से लटक जाता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में बिली की आवाज आती है कि वे भी कूद जाए क्योंकि ये जगह सुरक्षित है। जब वे उसकी बात मानकर कूदते हैं तो वे एक छिपी हुई गुफा के अंदर बहती नदी में गिरते हैं। बिली को गुफा के सबसे गहरे हिस्से से एक रास्ता दिखाई देता है। उसे पार करने के बाद वे पांचों एक और हिस्से में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक स्पेसशिप मिलती है जो हजारों सालों से वहां छिपी हुई थी। जहाज पूरी तरह सील था, लेकिन जेसन देखता है कि जैसे ही उसका कॉइन जहाज के पास आता है वो चमकने लगता है। जैसे ही वो कॉइन को करीब लाता है, जहाज का दरवाजा खुल जाता है। अंदर क्या है ये देखने की उत्सुकता में पांचों जहाज के अंदर प्रवेश करते हैं। अचानक एक रोबोटिक हाथ त्रिनी को पकड़ लेता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटा एंड्रॉइड उसे आसानी से हरा देता है। वह एंड्रॉइड खुद को अल्फा 5 बताता है। वो पांचों कॉइन्स को फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि वे बहुत समय से नए योद्धाओं का इंतजार कर रहे थे। पांचों किशोरों को कुछ भी समझ नहीं आता। रोबोट उनसे कहता है कि वे एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाए, क्योंकि वो खुद उनके सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। वे उसकी बात मान लेते हैं। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, जहाज सक्रिय हो जाता है और उनके सामने एक पैनल खुलता है जिसमें एक इंसान जैसा चेहरा दिखाई देता है। अल्फा समझाता है कि ये जॉर्डन है, जो लाखों साल पहले दुनिया के रक्षकों में से एक था। अल्फा 5 की मदद से जॉर्डन की शक्ति का एक हिस्सा बचा लिया गया था और अब वही इस स्पेसशिप का दिमाग बन चुका है। जॉर्डन यह देखकर हैरान होता है कि कॉन्स ने 5 युवा किशोरों को चुना है, लेकिन समय बहुत कम था। वो उनसे मदद मांगता है क्योंकि दुनिया खतरे में है। वो उन्हें जियो क्रिस्टल के बारे में बताता है, एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत जो जीवन देता है और जो उनके शहर के आसपास कहीं छिपा हुआ है। पावर रेंजर्स का मिशन है कि ये क्रिस्टल कभी दुश्मनों के हाथ न लगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति पा सकता है। अपनी बात साबित करने के लिए जॉर्डन पांचों को एक हिप्नोटिक अवस्था में डाल देता है, जहां वे अपने पूरे शहर को नष्ट होते हुए देखते हैं। यह विनाश रीता द्वारा किया गया होता है। जब दृश्य समाप्त होता है तो उन्हें बताया जाता है कि रीता जल्द ही लौटेगी और केवल रेंजर्स ही उसे क्रिस्टल पाने से रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना होगा, एक खास तकनीक के जरिए जिसे मॉर्फिंग कहा जाता है। यह सब सुनने के बाद त्रिनी को पूरी स्थिति पागलपन जैसी लगती है और वो वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। जैक, बिली और किम्बर्ली भी उसके साथ चले जाते हैं। जेसन भी जाने वाला होता है, तभी जॉर्डन उससे कहता है कि पावर कौन ने उसे किसी कारण से चुना है। वह यह भी बताता है कि वह खुद कभी रेड रेंजर था। अब जेसन को रेंजर्स का नेतृत्व करना होगा और दुनिया को बचाना होगा। ये शब्द जेसन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। किम्बर्ली उससे पूछती है कि क्या वह सच में इस कहानी पर विश्वास करता है। भले ही जेसन पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन वह अगले दिन वापस आने का फैसला करता है और सबको बताता है कि वह पहाड़ की चोटी पर उनका इंतजार करेगा। अगले दिन जेसन वहां पहुंचता है और यह देखकर खुश होता है कि बाकी सभी पहले से ही आ चुके हैं। वे सब फिर से जहाज के अंदर जाते हैं। जॉर्डन उन्हें समझाता है कि पावर रेंजर्स में बदलने के लिए उन्हें मूव करना सीखना होगा। उनके कॉइन्स के अंदर एक आर्मो मौजूद है जिसे सक्रिय करना होगा, लेकिन रेंजर्स तभी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब वे अपनी शक्तियों को पूरी तरह स्वीकार कर लें। इसके बाद जॉर्डन उन्हें एक गोल प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए कहता है, जिसे मॉर्फिंग ग्रिड कहा जाता है, ताकि उनका मन और शरीर जुड़ सके। वे उसकी बात मानते हैं और प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते और सिस्टम बंद हो जाता है। इससे साबित हो जाता है कि वे अभी टीम के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद जॉर्डन अल्फा 5 को आदेश देता है कि वह उन्हें एक अरीना में ले जाए, जहां उन्हें बिना आर्मों के भी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। जब वे वहां पहुंचते हैं तो एक छोटा एंड्रॉइड ट्रेनिंग साइमुलेटर चालू कर देता है और कई हाईटेक होलोग्राम्स बना देता है जो बिल्कुल रीता के सैनिकों यानी स्टोन मैन जैसे दिखते हैं। जैक को लगता है कि वे सिर्फ होलोग्राम्स हैं और उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वह सबसे पहले अरीना में कदम रखता है। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उन होलोग्राम्स के पास असली शरीर भी है। एक ही वार में वे उसे जमीन पर गिरा देते हैं। अल्फा 5 समझाता है कि आने वाले दिनों में उन्हें बहुत कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, तभी उनके पास रीता को हराने का सिर्फ 1% मौका भी होगा। ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन अपनी नई ताकत के बावजूद वे उन होलोग्राम से लड़ने में संघर्ष करते हैं। इसके बाद अल्फा उन्हें एक खास तकनीक सिखाता है, जिसमें उन्हें दुश्मन के हमले से बचकर पीछे से पकड़ना होता है और फिर उसे जमीन पर फेंकना होता है। जेसन और बाकी लोग इस तकनीक को सीख लेते हैं और प्रभावी ढंग से लड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी मूव करने में सफल नहीं हो पाया था। उन्हें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए अल्फा 5 उन्हें गुफा के दूसरे हिस्से में ले गया। वहाँ उसने उन्हें उनके सबसे बड़े साथियों के बारे में बताया, ज़ोड्स। ये विशाल मशीनें उन जानवरों के आधार पर बनाई गई थी जो कभी डायनासोर के युग में पृथ्वी पर रहते थे।
अल्फा ने समझाया कि ये ही उनकी सवारी होंगी, लेकिन वे इन्हें तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब वे मूव करना सीख लेंगे, क्योंकि जोड्स को केवल तभी बुलाया जा सकता है जब वे अपना आर्मर पहन चुके हों। सब कुछ दिखाने के बाद अल्फा 5 ने उन्हें वापस जाकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए कहा, लेकिन चोरी छिपे जैक टेलर ने अपने जोड को टेस्ट करने का फैसला किया। जैसा कि उम्मीद थी, चीजें गलत हो गई। वह उस मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाया और जोड पहाड़ से नीचे बेकाबू होकर दौड़ने लगा। काफी कोशिशों के बाद जैक किसी तरह जोड को वापस जहाज तक ले आया, लेकिन पहाड़ की दीवार पार करते समय वो लगभग अपने दोस्तों को उसी मशीन से कुचल देता। किस्मत से किसी को चोट नहीं लगी। जेसन जैक के इस रवैये से बहुत गुस्सा हो गया और उससे बात करने गया। जैक उसकी बात सुनने से मना कर देता है और थोड़ी ही देर में दोनों सबके सामने लड़ने लगते हैं। बिली क्रैंस्टन बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक बिली का आर्मर सक्रिय हो जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया, लेकिन बिली खुद भी नहीं जानता था। कुछ ही देर बाद आर्मर फिर से गायब हो जाता है। तभी जहाज के अंदर जॉर्डन की आवाज गूंजती है और वो बिली से दोबारा मूव करने की कोशिश करने को कहता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी बिली ऐसा नहीं कर पाता। यह देखकर जॉर्डन निराश हो जाता है और उस दिन की ट्रेनिंग रद्द कर देता है। वो उनसे कहता है कि वे चले जाएं, क्योंकि वे अभी पावर रेंजर्स बनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सुनकर सब उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेसन स्कॉट जहाज के अंदर ही रुक जाता है ताकि वह जॉर्डन से बात कर सके। वहीं वो जॉर्डन और अल्फा 5 की बातचीत सुन लेता है। जॉर्डन कह रहा होता है कि बच्चों के लिए मॉर्फिंग ग्रिड को सक्रिय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो खुद दोबारा जीवित हो सकेगा। ये सुनकर जेसन गुस्सा हो जाता है और जॉर्डन पर आरोप लगाता है कि वह सिर्फ अपना शरीर वापस पाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। जॉर्डन स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन कहता है कि उसे अपनी टीम पर भरोसा है और वे जॉर्डन की मदद के बिना भी लड़ सकते हैं। इसके बाद जेसन बाहर आता है और बाकी लोगों से मिलता है। जैक सुझाव देता है कि उन्हें साथ में पहाड़ों पर कैंपिंग करने जाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ रीता रिपल्सा एक शिपयार्ड में खड़ी होकर आसपास के लोगों की ऊर्जा को सोख रही होती है। थोड़ी ताकत वापस पाने के बाद वह एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और वहाँ का सारा सोना चुरा लेती है। उसी सोने की मदद से वह अपने स्टाफ को फिर से ठीक कर लेती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर बंदूक लेकर वहाँ पहुँचता है और उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है, लेकिन रीता मना कर देती है। ऑफिसर उस पर गोली चलाता है, मगर वो कुछ ही सेकंड में खुद को ठीक कर लेती है। इसके बाद वह अपनी शक्तियों से हर तरफ तबाही मचा देती है और बचा हुआ सोना लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर पहाड़ों में पांचों दोस्त एक कैंपफायर के आसपास बैठे होते हैं। जैक कहता है कि शायद वे मूव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके बीच आपसी जुड़ाव कमजोर है। आखिर कुछ दिन पहले तक तो वे दोस्त भी नहीं थे। वो सुझाव देता है कि उन्हें आज की रात एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने में बितानी चाहिए। सबसे पहले जैक बताता है कि वह अपनी माँ के साथ रहता है और उसकी माँ बहुत बीमार है। उसे डर है कि वह जल्द ही उसे खो सकता है। इसके बाद बिली बताता है कि वो उस दिन पहाड़ पर इसलिए आया था क्योंकि ये जगह उसके पिता की पसंदीदा जगह थी। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। एक एक करके सभी अपने दिल की बातें बताते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे सब एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। उसी रात बाद में त्रिनी क्वान अपने घर में होती है। तभी अचानक रीता उसके कमरे में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। बिना आर्मर के त्रिनी उससे लड़ने के लिए काफी मजबूत नहीं होती, लेकिन उसे मारने की बजाय रीता उसे एक सौदा देती है। वह कहती है कि अगर त्रिनी अपनी टीम से विश्वासघात कर दे और उसे जियो क्रिस्टल दिला दे तो वो उसकी जान बख्श देगी। दूसरी जगह जेसन आराम कर रहा होता है। तभी किम्बर्ली हार्ट उससे बात करने आती है। किम्बर्ली कहती है कि शायद वे मूव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि गलती उसकी है। अतीत में जलन के कारण उसने स्कूल में एक लड़की की प्राइवेट फोटो सबके साथ साझा कर दी थी। तब से उसे बहुत अपराध बोध महसूस होता है और उसे लगता है कि वह इन शक्तियों की हकदार नहीं है। जेसन उसे समझाता है और कहता है कि कोई भी इंसान जिंदगी भर एक गलती का बोझ नहीं ढो सकता। वो अपनी गलती को सुधार सकती है, अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर और अपनी शक्तियों से शहर के लिए कुछ अच्छा करके। उसी समय उन्हें त्रिनी का संदेश मिलता है और सभी स्कूल के कोर्टयार्ड में मिलते हैं। त्रिनी उन्हें बताती है कि रीता ने उस पर हमला किया और उसे अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। जेसन कहता है कि वह रीता का सामना करेगा, चाहे उसके पास आर्मर हो या नहीं। बाकी लोग भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। त्रिनी उन्हें बताती है कि रीता एक पुराने शिपयार्ड में छिपी हुई है। पांचों दोस्त लोहे की छड़ें और जंजीरें हथियार के रूप में लेकर वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ है। वो एक साधारण नाविक होता है जिसे रीता ने पकड़ लिया था। अचानक रीता सामने आती है और अपने स्टाफ से उन पर हमला कर देती है। वे सब मिलकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीता उन्हें आसानी से हरा देती है और उन्हें एक जहाज के अंदर बंद कर देती है। वो उनसे जियो क्रिस्टल की जगह बताने को कहती है। जेसन कहता है कि उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ है। रीता गुस्से में आकर अपनी शक्तियों से जैक को यातना देने लगती है। यह देखकर बिली उससे विनती करता है कि वह जैक को छोड़ दे। तब बिली झूठ बोल देता है और कहता है कि उसे जहाज के अंदर एक मैप मिला था और उसने गणना करके पता लगाया है कि क्रिस्टल शहर के एक डोनट शॉप के नीचे दबा हुआ है। जैसे ही रीता को जगह का पता चलता है, वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वो अपनी जादुई शक्ति से बिली पर हमला करती है और उसे समुद्र में फेंक देती है। जैसे ही बाकी लोग खुद को आजाद करते हैं, जेसन और बाकी सब बिली को पानी से बाहर निकालने के लिए दौड़ते हैं। जब किम्बर्ली उसकी सांस और दिल की धड़कन जांचती है तो उन्हें पता चलता है कि बिली मर चुका है।
जेसन पूरी तरह टूट जाता है और खुद को दोष देने लगता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि बिली को स्पेसशिप में ले चलो, शायद जॉर्डन उसे बचा सके। जब वे जहाज तक पहुंचते हैं तो सब कुछ जॉर्डन को बताते हैं, लेकिन जॉर्डन कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये सुनकर जेसन पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसी ने सबको रीता का सामना करने के लिए मनाया था जबकि वे तैयार नहीं थे। किम्बर्ली कहती है कि ये फैसला सबने मिलकर लिया था और इसमें जेसन की कोई गलती नहीं है। वह कहती है कि अगर संभव हो तो वह बिली को वापस लाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। बाकी लोग भी यही कहते हैं। उसी समय मॉर्फिंग ग्रिड की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और अचानक एक पोर्टल खुल जाता है। अब जॉर्डन का असली शरीर वापस आ सकता था, लेकिन जॉर्डन जहाज के सिस्टम को उल्टा कर देता है ताकि बिली को वापस जीवित किया जा सके। कुछ ही पल बाद बिली अपनी आंखें खोल देता है और सभी खुशी से झूम उठते हैं। जेसन जॉर्डन को धन्यवाद देता है। इस समय तक वे सभी सच में अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। जेसन कहता है कि अब आखिरकार मूव करने का समय आ गया है। वे अपने मन और शरीर को जोड़ते हैं और आखिरकार पावर रेंजर्स में बदल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें जल्दी करनी थी। रीता ने जो सारा सोना चुराया था उसे इकट्ठा कर लिया था और उसकी मदद से उसने एक विशाल राक्षस को बुला लिया था जिसका नाम गोलदार था। उसने अपने स्टोन मैन को भी भेज दिया ताकि वे जॉर्डन के जहाज को नष्ट कर दे। जेसन और उसकी टीम पोर्टल का इस्तेमाल करके वापस पहाड़ पर पहुंचते हैं। वहां रीता की सेना पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। जेसन अपने आर्मों से एक तलवार निकालता है और दुश्मनों से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। तभी जैक गुफा के अंदर जाता है और अपना जॉर्ड लेकर वापस आता है। ब्लैक रेंजर का जॉर्ड अपनी ताकत दिखाता है और सभी दुश्मनों को नष्ट कर देता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। गोलदार और रीता शहर की ओर बढ़ रहे थे। जेसन सबको अपने अपने जॉर्ड्स बुलाने के लिए कहता है। आर्मों के जरिए बने आपसी जुड़ाव की वजह से अब वे ऐसा कर पाते हैं। शहर में पहुंचकर रेंजर्स अलग अलग जगहों पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगते हैं। लड़ाई के दौरान जेसन देखता है कि उसका पिता सैम स्कॉट सड़क पर उसे ढूंढ रहा है। तभी गोलदार हमला करता है और एक कार को पलट देता है। जेसन अपने जॉर्ड से कूदकर बाहर आता है और लड़ते हुए उस कार तक पहुंचता है। वो अपने पिता को बचाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। सैम को लगता है कि ये योद्धा कहीं देखा सा लगता है, लेकिन जेसन जल्दी से वापस अपने जॉर्ड में लौट जाता है। रेंजर्स मिलकर गोलदार पर हमला करते हैं, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली होता है। पिंक रेंजर जोखिम उठाते हुए अपने जॉर्ड की मदद से बिली को रीता की तरफ फेंक देती है। गिरते समय ब्लू रेंजर अपने जॉर्ड का सिस्टम सक्रिय करता है और एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग छोड़ता है। इस हमले से गोलदार और रीता दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जब रीता बेहोश हो जाती है तो उसकी जादुई शक्ति से बने सभी स्टोन मैन भी गिरकर टूट जाते हैं। सबको लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन गोलदार फिर से खड़ा हो जाता है और रीता को भी जगा देता है। वह जमीन पर जोर से मुक्का मारता है जिससे डोनट शॉप के नीचे छिपा जियो क्रिस्टल बाहर आ जाता है। रीता उस क्रिस्टल को लेने ही वाली होती है, लेकिन रेंजर्स गड्ढे के सामने खड़े होकर अपने हथियारों से हमला कर देते हैं। इसके बावजूद गोलदार उनके जोर्ड्स को तोड़ने लगता है और उन्हें गड्ढे की तरफ धकेल देता है। जेसन और बाकी लोग पूरी ताकत से एक और हमला करते हैं, लेकिन वे खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अब रीता और गोलदार क्रिस्टल लेने वाले ही होते हैं कि तभी एक विशाल मशीन सामने आती है। रेंजर्स के सभी जोर्ड्स आपस में मिलकर एक बेहद शक्तिशाली योद्धा बनाते हैं जिसे मेगा जोर्ड कहा जाता है, लेकिन रीता डरती नहीं है। वो गोलदार के साथ अपने शरीर को मिला लेती है और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। मेगा जोर्ड उस पर कई मुक्के और किक मारता है, लेकिन गोलदार फिर भी गिरने से इनकार कर देता है। तभी रेड रेंजर सबको वह तकनीक याद दिलाता है जो अल्फा 5 ने उन्हें सिखाई थी। वे दुश्मन के हमले से बचते हैं, पीछे से गोलदार को पकड़ते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं। मेगा जोर्ड फिर 2 तलवारें निकालता है और गोलदार पर वार करता है। आखिरकार गोलदार टूटने लगता है। अब रीता कमजोर हो जाती है और दया की भीख मांगने लगती है। रेड रेंजर उससे कहता है कि वह ग्रीन कॉर्न सौंप दे और आत्मसमर्पण कर दे, तब उसकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन रीता मना कर देती है। तब जेसन मेगा जोर्ड से उसे जोरदार थप्पड़ मारता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने स्कूल में उस बुली को मारा था। उस शक्तिशाली वार से रीता रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में उड़ जाती है। वहाँ उसका शरीर जम जाता है और अब वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटकती रहेगी। आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है। पावर रेंजर्स ने अपने शहर और पूरी दुनिया को बचा लिया था। लोग इन नायकों का धन्यवाद करने लगते हैं, लेकिन किसी को उनकी असली पहचान नहीं पता होती। कुछ दिनों बाद सब लोग अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। दुनिया फिर से सुरक्षित हो चुकी थी। जेसन जहाज पर जाता है और अपनी तलवार वहीं छोड़ देता है। वो वादा करता है कि अगर दुनिया को फिर कभी खतरा हुआ तो वो वापस आएगा। इसके बाद वह फिर से स्कूल में डिटेंशन के लिए जाता है, लेकिन इस बार उसके दोस्त भी उसके साथ होते हैं।